Assalamu alaikum, dear students. I'm Faisal Ali, and you are watching my YouTube channel Physics Fusion with Faisal Ali. The most important topic of this section, force and motion, is a projectile motion. कोई भी इंडी टेस्ट का पेपर हो, एमडी कैट का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग का एग्जाम हो या मेडिकल का एग्जाम हो, उन एग्जाम्स के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन में से सवाल जरूर मौजूद होता है। बहुत इजी टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है, और चंद फार्मूलाज हैं जिनको अंडरस्टैंड करना होता है और कुछ चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, तो आप इससे मिलते जुलते या इसमें से दिए हुए किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन अ वर्टिकल प्लेन, अगर एक बॉडी आप वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं एट सम एंगल विद द एक्स एक्सिस, द मोशन ऑफ अ सच बॉडी इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। लेट्स सपोज हम इसको ड्रॉ कर लें कि ये आपके पास एक वर्टिकल एक्सिस है और ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अगर आप एक बॉडी को यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं एट सम एंगल, इट मींस इनिशियल आपने किसी बॉडी को लॉन्च किया विद सर्टेन वेलोसिटी आपने उसको प्रोवाइड की और आपने अलाउ किया उसको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कि वो ग्रेविटी में मूव करे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लेट मी टेल यू, इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन। इसमें जब बॉडी मूव करती है तो वर्टिकल एक्सिस भी कवर करती है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कवर करती है, तो इसलिए इसको टू डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट पे वापस। इन प्रोजेक्टाइल मोशन देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ मोशन और वेलोसिटी। दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कोचिंग क्लासेस में करते हैं, तो उसमें हम इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अलग एनालाइज करते हैं, उसके लिए अलग से इक्वेशन बनाते हैं, मैं आगे आपसे डिस्कस भी करूंगा। और वर्टिकल कंपोनेंट को अलग से पढ़ते हैं, अलग से उसकी इक्वेशंस बनाते हैं। दोनों की मैथमेटिक्स अलग अलग जनरेट करनी पड़ती है। उसके बाद हम फर्दर प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूलाज को जनरेट करते हैं। कुछ assumptions हैं जिन्हें हम फॉलो करना होता है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। टू एनालाइज प्रोजेक्टाइल मोशन द फॉलोइंग थ्री assumptions आर मेड। तीन assumptions हम कंसिडर करते हैं। नंबर वन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, कि जो जी की वैल्यू है वो थ्रू आउट कांस्टेंट हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी वेपन की या किसी मिसाइल की या किसी भी चीज की प्रोजेक्टाइल मोशन कैलकुलेट कर रहे हैं और उसने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है और उसके दरमियान में ग्रेविटी की अगर कोई वैल्यू चेंज भी होती है, फॉर एग्जांपल 9.8 हम यूज करते हैं, किसी पॉइंट पर अगर 9.78 है, 9.76 है, तो हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि वी आर कंसिडरिंग कि तमाम हर पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, और डायरेक्टेड हमेशा किस पॉइंट पर होगी, डाउनवर्ड होगी। दूसरा पॉइंट ये, द मीडियम ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज अस्यूम टू बी नॉन रेजिस्टिव, मतलब हम किसी भी टाइप की फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर रहे हैं, कंसिडर नहीं कर रहे इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। चाहे वो एयर रेजिस्टेंस हो, कोई भी चीज हो, हम इट इज कंसिडर टू बी नेग्लिजिबल और जीरो। उसके बाद रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट द मोशन, और हम थर्ड हमारी कंसिडरेशन ये है, अजम्पशन ये है कि जो अर्थ की मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन को अफेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद हम थोड़ा सा और इसको फिगर वाइज एनालाइज करते हैं और मैथमेटिक्स वाइज। तो पहले हम इसका शेप डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। इनिशियली जब आप किसी बॉडी को इस पॉइंट से, फॉर एग्जांपल, रिलीज करेंगे इस पॉइंट से, तो आप मिसाल के तौर पे एक फुटबॉल है, उसको आपने किक किया, तो आप किसी एंगल पर उसको प्रोजेक्ट करेंगे, वो एंगल आपका होगा थीटा। जब आप एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे वो एंगल आपका होगा थीटा। तो थीटा के साथ साथ ऑब्वियसली जब आपने किक किया है तो आप उसको कोई नेट टोटल इनिशियल वेलोसिटी भी देंगे जो कि होगी वी नॉट। अब वो बॉडी रिलीज हो गई या फुटबॉल रिलीज हो गई। जब वो फुटबॉल रिलीज हो गई तो वो तो वर्टिकल एक्सिस में भी कवर कर रही है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी कवर कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बनेगा वेलोसिटी का और उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी बनेगा वेलोसिटी का।
अगर हम उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट लिखें वेलोसिटी का तो वो बनता है v नॉट x v नॉट बराबर है v नॉट cos थीटा के, और जो उसका y कंपोनेंट है वो बराबर होता है v नॉट sin थीटा। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है v नॉट, तो आप उससे v नॉट x इनिशियल कंपोनेंट इन x डायरेक्शन और इनिशियल कंपोनेंट इन y डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बॉडी को आप एक्सटेंड करें और मिड जर्नी तक लेके जाएं, मिड पॉइंट तक, तो आप देखेंगे कि आपकी हॉरिजेंटल एक्सिस पे जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। मतलब vx इनिशियल जो है वही फाइनल रहेगा और थ्रू आउट जर्नी वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को जीरो कंसिडर किया है। तो इसका मतलब यह है कि एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है जो आपकी मोशन को रिड्यूस कर सके। तो एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो इस वजह से एक्स एक्सिस में जो आपका इनिशियल कंपोनेंट होगा वही बेसिकली फाइनल कंपोनेंट के बराबर हो। लेकिन वर्टिकल एक्सिस में ऐसा नहीं होता। वर्टिकल एक्सिस में फ्रिक्शन तो आप जीरो ले रहे हैं, लेकिन वर्टिकल एक्सिस में ग्रेविटी रोल प्ले करती है और वो अपनी जगह मौजूद होती है। तो ग्रेविटी की वजह से जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो वर्टिकल एक्सिस जो है बेसिकली वो अपवर्ड होगा, और जब वो मिड पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। स्टिल उस पॉइंट के ऊपर आपका जो वी एक्स है वो अभी भी वी नॉट एक्स के बराबर होगा, लेकिन आपका जो वी वाई है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। जब आप मैक्सिमम हाइट से दोबारा नीचे की तरफ आएंगे, तो नीचे जब आएंगे तो स्टिल आपका वी एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और फाइनली वो वी वाई बराबर हो जाएगा माइनस वी नॉट वाई के, जब बॉडी सरफेस को टच कर जाएगी। यहाँ पे कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाता है कि वो कौन से दो पॉइंट होंगे जहां पे आपकी वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम होती है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, जस्ट लॉन्च के बाद और जस्ट लैंडिंग से पहले, दोबारा मैं रिपीट कर दूं, जस्ट लॉन्च के बाद और जस्ट लैंडिंग से पहले आपकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब आप इन इक्वेशंस को देखें। क्योंकि आपने कंसिडर किया था कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही एक्स डायरेक्शन में, तो आपकी एक्सेलरेशन एक्स में जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि कोई भी फोर्स एक्स में एक्स एक्सिस में अप्लाई नहीं हो रही, तो इट मींस एवरीथिंग इज जीरो। तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो बेसिकली आपकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, जो कि बराबर, अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को अलग से एनालाइज करें और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको अलग से एनालाइज करें, तो हमें इन इक्वेशंस को समझने में, या जो फाइनल इक्वेशन हम बनाएंगे उन्हें समझने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि हमने कंसिडर किया था कि जो आपकी एयर रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल है, किसी भी तरह की किसी भी फॉर्म की फ्रिक्शन जो है वो जीरो है। तो अल्टीमेटली जब फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो गई, तो अकॉर्डिंग टू एफ इज इक्वल टू एम ए, तो आपकी एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो फोर्स भी जीरो हो गई, या फोर्स अगर जीरो है तो आप एक्सेलरेशन भी जीरो कंसिडर करेंगे। तो हमें कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। हमें बस ये पता होना चाहिए कि आपकी फाइनल वेलोसिटी एक्स में इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही होगी, जो कि बराबर होगी वी नॉट कॉस थीटा के। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी का फार्मूला देखें, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी या s अपॉन टी। तो ये वो सेम फार्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल में डिस्टेंस मालूम करने के लिए, कि अगर आप x मालूम करना चाहें तो वो होगा v नॉट एक्स टी, या इवन v एक्स टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सूरतों में वैल्यू उनकी है v नॉट कॉस थीटा। पिक्चर यहाँ पर सेम नहीं है, पिक्चर यहाँ पे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वर्टिकल एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, और फॉर योर इंफॉर्मेशन, एट एवरी पॉइंट ग्रेविटी जो है वो नेगेटिवली डायरेक्टेड होगी। अगर आप अप जा रहे हैं तो भी, और अगर आप डाउन जा रहे हैं तो भी।
इन दोनों सूरतों में ये भी माइनस जी कंसिडर की जाएगी और ये भी माइनस जी कंसिडर की जाएगी। नॉर्मली जब हम अप जाते हैं तो नेगेटिव कंसिडर की जाती है, जब हम नीचे आते हैं तो पॉजिटिव कंसिडर की जाती है। लेकिन क्योंकि जो कर्व है उसका शेप कुछ इस तरह का होता है कि अगर आप इसके में थोड़ी सी मैथमेटिक्स एडवांस इस्तेमाल करके इस कर्व का स्लोप निकालेंगे तो उसका स्लोप माइनस जी में ही आएगा, जो कि होगा -9.8। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट ग्रेविटी की वैल्यू माइनस जी कंसिडर की जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है यहाँ पर फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और वो बराबर होती है v नॉट साइन थीटा के लिए, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि उस पर फोर्स एक्ट कर रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगी। फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम सिंपल सा फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, वी एफ इज वी आई प्लस ए टी। ये फार्मूला आप ग्रेविटी के लिए फॉर्मुलेट कर लें तो ये वी वाई हो जाएगा। वर्टिकल एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी, वर्टिकल एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी, ए की जगह पे माइनस जी आ जाएगा और टाइम साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसी तरह डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाहें तो आप वही इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस केस में जी की वैल्यू ए की जगह पे माइनस जी आ जाएगी, वी आई की जगह पे आप वी नॉट वाई लिख देंगे और एस की जगह पे आप वी सिंपल वाई लिख देंगे। तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी, वी वाई फाइनल वेलोसिटी बराबर है इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी टी के। और अगर आप फाइनल फॉर एग्जांपल इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रखना चाहें तो ये बन जाएगा वी नॉट साइन थीटा। तो ये है एक्स डायरेक्शन में आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में, या मैथमेटिक्स फॉर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड फॉर द वर्टिकल एक्सिस। ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो मैंने इस रिकॉर्डेड लेक्चर का इसको हिस्सा बना दिया है तो आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले पैरामीटर पे, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं कि जैसे ही आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट से लॉन्च किया और वो ऑब्जेक्ट ऑल द वे उसने ट्रेवल किया, पहले अप फिर डाउनवर्ड, और फाइनली वो किसी पॉइंट पर लैंड किया, तो लॉन्च से लेकर लैंड तक जितना टाइम कंज्यूम होता है या टाइम टेक करती है बॉडी या टाइम लेती है, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट प्लस द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड। अगर आप इसको स्प्लिट करके एनालाइज करें तो आप ये देखेंगे कि अगर हम ये वाला पोर्शन कंसिडर करें कि इस पोर्शन के अंदर बॉडी जो है वो अप जा रही है और इस पोर्शन में जो है वो बॉडी जो है वो डाउन आ रही है, तो यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल ये फुटबॉल बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर टाइम हम कहें कि फॉर दिस इज फॉर टाइम अप, तो जितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम होगा उतना ही टाइम यहाँ पर कंज्यूम होगा। तो अगर आप टी अप कैलकुलेट कर लें तो ऑटोमेटिकली टी डाउन भी उतना ही होगा, तो दो बार सम कर लें, या फिर दोनों को टी को टू से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपके पास मिल जाएगा। अगर आप टी मालूम करना चाहते हैं, वन साइड का टाइम मालूम करना चाहते हैं अप या डाउन का, तो वो बनता है वी नॉट साइन थीटा। लेकिन अगर आप टोटल टाइम मालूम करना चाहते हैं तो टोटल टाइम के लिए आप इन दोनों को सम करेंगे तो वो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा टू वी नॉट साइन थीटा। थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल कीजिएगा, जब कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह पूछा जाता है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, अगर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा। उस केस में आप टू मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि सिंपली आप ये इस्तेमाल करेंगे। करते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल को। मैक्सिमम हाइट बेसिकली वर्टिकल डिस्टेंस को कहते हैं, जब बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है फ्रॉम लॉन्च टू दिस पॉइंट, जहाँ पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फॉर एग्जांपल दिस, क्योंकि बॉडी यहाँ पे मोमेंटरीली रेस्ट में आ जाती है थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल माइनर टाइम के लिए, तो इस पॉइंट तक की जो हाइट होती है उसे मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। इस फिगर में ये जो यू है ये बेसिकली वेलोसिटी को शो कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अकर्स व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वी वाई जब वो जीरो के बराबर होता है। अगर आप इसका फॉर्मूला एनालाइज करें तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है कि अगर आपने हाइट कैलकुलेट करनी है तो वो बराबर होती है 1/2
मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। याद है कि दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद हम आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का। रेंज कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। अगर एक बॉडी को आपने लॉन्च किया है यहाँ पे और वो हॉरिजॉन्टल कोई डिस्टेंस कवर करती है, तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज कहा जाता है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट फ्लाइट, एक पूरी फ्लाइट लेने के बाद लॉन्च से लैंड तक जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कवर होता है, उसको आप रेंज कहते हैं और आर से लिखते हैं। In order to find out the range of the projectile, we make the use of fact that total flight requires a time that is t is equals to 2t। क्योंकि आपने इस पॉइंट से लेके यहां तक मिला के रेंज मालूम करनी होती है, लॉन्च से लेके लैंड तक, तो इस पूरी जर्नी के दौरान टाइम भी 2 टाइम कंसिडर होता है, मतलब पहले अप फिर डाउन। तो उसको यूटिलाइज करके हम अपना रेंज का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटी और मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा के बराबर होता है। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि जो साइन 2 थीटा है वो शॉर्ट फॉर्म है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा की। रिमेंबर वन थिंग कि ये जो साइन 2 थीटा है, बेसिकली इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू बेसिकली बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो कभी कभी हमें ऐसा प्रॉब्लम मिल जाता है जिसमें हम इस वैल्यू को प्लेस करके फिर उसे सॉल्व कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम रेंज आपको किस पॉइंट पर मिलेगी। मैक्सिमम रेंज आपको मिलेगी 45 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल वो एंगल है जिसके ऊपर ये वाला फैक्टर जो है साइन 2 थीटा वाला वो बराबर हो जाता है 1 के। और आपके पास इक्वेशन में सिर्फ ये पैरामीटर बचता है और ये पैरामीटर रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ को, मैक्सिमम रेंज को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होता, मतलब 1 मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम आती है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये एक फिगर है जिसमें मल्टीपल एंगल्स पे प्रोजेक्टाइल बॉडी को दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल 12 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 78 डिग्री। यहाँ पे दो मैसेज कन्वे हो रहे हैं। नंबर वन, पहला मैसेज ये है कि मैक्सिमम रेंज अगर आप देखें तो ये ग्रीन कलर में कवर हो रही है, जो कि प्रोजेक्शन का जो एंगल है वो है 45 डिग्री। दूसरा जो मैसेज ये है कि मतलब पहला मैसेज ये है कि मैक्सिमम रेंज आपको 45 डिग्री के ऊपर मिलेगी जब आप उसको 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे। दूसरा मैसेज इसमें ये है कि अगर 45 डिग्री आपके पास दो एंगल्स हैं और इस तरह ओरिएंटेड हैं या इस तरह उनकी वैल्यू है, या आप ये कह लें कि दो एंगल्स पर अगर आपकी रेंज सेम है, तो इसका मतलब है कि 45 डिग्री प्लस माइनस थीटा का अगर आप एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो इस फॉर्मूले को यूज करके जो जो एंगल आपको मिलेंगे उन तमाम एंगल्स पर आपकी रेंज सेम होगी। मिसाल के तौर पे ये 30 डिग्री कंसिडर करें। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों की रेंज आपस में बराबर है, ठीक है, हालांकि एंगल्स में फर्क है। क्यों बराबर है? अगर आप 45 डिग्री में 15 को प्लस कर दें यहाँ पे, तो एक एंगल आपको मिलेगा 30 का और एक आपको एंगल मिलेगा 60 का। इन दोनों के ऊपर जो आपकी साइन 2 थीटा की वैल्यू है वो बराबर आती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी रेंज दोनों की बराबर क्या आ जाएगी, वो भी बराबर आ जाएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू 45 डिग्री प्लस एंगल और 45 डिग्री माइनस एंगल पे सेम रहती है। इसी तरह आप ये देखें 12 बहुत मिनिमम एंगल है और फिर ऊपर आपके पास 78 जो कि बहुत काफ़ी ज़्यादा एंगल है, लेकिन उन दोनों की रेंज आपस में बराबर है। उसकी वजह यह है कि 45 डिग्री प्लस माइनस 33 करें तो 78 एक बार अगर प्लस करें तो 78 बनता है, माइनस करें तो 12 बनता है। लेकिन चाहे आप इस पे वैल्यू निकालें साइन 2 थीटा की, भले आप इस पे वैल्यू निकालें, इन दोनों सूरतों में आपकी जो साइन 2 थीटा की वैल्यू है वो सेम आएगी और अल्टीमेटली रेंज भी आपकी सेम आएगी। तो ये रिमेंबर याद रखिएगा आपके 45 डिग्री प्लस माइनस थीटा, अब वो भले 5 हो, मिसाल के तौर पे 45 प्लस 5 50, 45 माइनस 5 40, तो 50 और 40 डिग्री के ऊपर
आपकी जो रेंज होगी वो भी बराबर होगी, इसलिए आप किसी एंगल को भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, और वो है ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। वैसे ये टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है एमडी कैट के, लेकिन मैंने इसको आपके इस लेक्चर में रखा है। प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री कहते हैं बेसिकली उस पाथ को जिस पाथ को प्रोजेक्टाइल बॉडी फॉलो करती है, और इस पर्टिकुलर पाथ को या इस कर्व को पैराबोला भी कहा जाता है। इन सारी कर्व्स को आप पैराबोलिक कर्व्स भी कह सकते हैं। तमाम मैथमेटिकल कर्व्स की कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन आपके पास है x tan थीटा माइनस 1/2g 1/v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखिए तो हॉरिजेंटल एक्सिस में x आपका यहाँ पे पावर 1 के साथ है और यहाँ पे पावर 2 के साथ है, सो इट इज बेसिकली अ प्रॉपर फंक्शन। तो आप अगर कंसिडर करें a कांस्टेंट फॉर tan थीटा और b कांस्टेंट कंसिडर करें फॉर 1/v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y is equals to ax minus 1/2 bx square। दिस इज एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या मैथमेटिकल इक्वेशन है पैराबोलिक कर्व की। इस टॉपिक में से अगर आपसे कुछ सवाल पूछा जाए तो आपसे ट्रेजेक्ट्री पूछी जा सकती है कि क्या होता है, उसका नाम क्या है, और फाइनली इस इक्वेशन का इस एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन क्या है। तो आपने ये इक्वेशन जो है वो याद रखनी है। तो तो पहला सेक्शन जो है फोर्स एंड मोशन का, उसको हमने डिटेल से कवर कर लिया। पहले हमने कवर किया था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और इनिशियल कॉन्सेप्ट्स कंसिडर किए थे। आज हमने एंड किया उसको प्रोजेक्टाइल मोशन पे। नेक्स्ट में हम सेकंड सेक्शन पढ़ेंगे आपके एमडी कैट के सिलेबस का। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, और हर जो सेक्शन होगा, जैसे फोर्स एंड मोशन अभी हमने कंप्लीट किया है, तो उससे रिलेटेड भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फर्दर हम अपनी थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। इस चैनल को देखते रहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, आपको इससे फ़ायदा हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।